मैम जैसे कि दोनों ही बच्चों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के पीछे हमारा जो मेन एम है वो ये कि एक लर्निंग लेना, जो कि आपने भी शायद महसूस करी होगी कि 2018 मई में आप पहली बार आए थे बड़े बच्चे को लेके, है ना। उसके दांतों की प्रॉब्लम्स थी। हम अधिकतर ऐसा देखते हैं कि आधी अधूरी या कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं ऐसे पेशेंट्स को, या हिचक रह जाती है, या कुछ ऐसी बिलीफ अभी भी है सोसाइटी में जहां पे कि सलाह लेने के बाद भी पेशेंट वापस से कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाता है। इसको ड्रॉप बोलते हैं, या फिर निग्लेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, और फिर प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। कई बार आपके केस में जहां तक मैं समझ पाया हूं कि जो चार्जेस भी कोट किए गए थे वो भी कुछ इश्यूज थे। तो एक मैसेज और इस वीडियो में देना चाहते हैं कि चार्जेस जो एक व्यवस्था है, आप अगर आगे रह के बात करेंगे, और अभी भी जो हमने ट्रीटमेंट किया है पूरा, उसमें ये सारी चीजों को हमने इम्पोर्टेंस दी है कि पेशेंट को, बच्चे को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ा एम एंड ऑब्जेक्टिव है पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे पेरेंट्स उतने ही खुल के हमसे अपनी हर छोटी बड़ी बात रखें, बट अगर उन्हें ये समझ में आता है कि बच्चों की डेंटल प्रॉब्लम्स है और उसे करेक्ट करना है, तो हम हर संभव वो कोशिश करने को तैयार हैं। और आज हम 2021 में हैं, जनवरी में हैं, और दोनों ही बच्चों को प्रॉब्लम हो गई। बड़े को तो ठीक, छोटे को भी हो गई, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, और उससे भी लर्निंग हमारे लिसनर्स को मिलेगी कुछ न कुछ, कि दोनों का ही ट्रीटमेंट सेटिस्फैक्टरी मेरे हिसाब से हुआ है। एज ए पेरेंट आपको थोड़ा समय लगेगा ये चीज रियलाइज करने में कि ट्रीटमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या रहे, पर मोटा मोटा आप एक कॉन्फिडेंस लेवल समझ पाए हैं कि जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है, और जो मेरे मन में जो बात रही, जो कि हमने पहले भी डिस्कस करी, तो मैं दोबारा आपसे वही पूछ रहा हूँ। 2018 में आप आए थे, आपके पीडियाट्रिशियन ने, जिन पे आपका बहुत ट्रस्ट था, उन्होंने ही हमारे पास आपको सजेस्ट किया था। बट क्या ऐसी बातें रही कि हम इनिशियल विजिट के बाद हम नहीं आ पाए, जो कि आमतौर पे मैं जो समझ पाया, हर पेरेंट या कुछ पेरेंट इस तरह से गलतियां करते हैं। इसको गलती ही बोलूंगा मैं, और शायद आप भी इस चीज को रियलाइज कर पाए हैं कि वो एक गलती थी कि हमने 2.5 साल और उस चीज को बढ़ने और पनपने दिया, और तकलीफ आज बहुत ज्यादा थी। और उसके साथ साथ दूसरा बेबी जो कि उस टाइम आपकी गोदी में था, है ना, वो शायद 1.5 साल का ही था, जिसको कोई डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट कहीं ना कहीं नजरअंदाज वहां पे भी हुई, और उससे भी उतने ही लेवल की प्रॉब्लम्स हुई, इवन ज्यादा हुई। उनका एक दांत तो हम अभी भी बचा नहीं पाए हैं। तो ऐसा क्या कारण था कि इनिशियल विजिट के बाद हम नहीं आए? सर एक्चुअली में एक तो ये था कि मुझे थोड़ा इशू उसका था कि पैसे का, कि चार्जेस ज्यादा लगे थे, और सेकंड ये था कि आपने बोला था कि इसको हॉस्पिटलाइज करके फिर करना पड़ेगा, कि बेबी छोटा है नहीं करवाएगा। तो उस चीज से मैं इसलिए डरी थी कि ये बहुत ज्यादा बीमार रहता था, मतलब बहुत ज्यादा वीक था, तो उससे मुझे डर था कहीं मैं एडमिट करूं, और मतलब थोड़ा सी भी दिक्कत बढ़ती है तो फिर ये, और इसी कारणवश घर वाले भी एग्री नहीं होते। तो इसलिए मैंने ये तो एक चीज मैं यहाँ यहीं डिस्कस कर दूं मेरे और बाकी लिसनर्स के लिए, कि कई बार जब बच्चे को हम क्लिनिक्स में मैनेज नहीं कर पाते, वो इतनी कॉम्पेटिबिलिटी या इतना बिहेवियर कॉपरेशन नहीं दे पाता है जिसमें कि हम चेयर पे बैठ के उसको करें, जैसा कि अभी इन लोगों ने करवाया, तो हम उसके लिए जनरल एनेस्थीसिया में जाने की बात करते हैं। बट ऐसा हम बोलते हैं 500 में से एक केस के लिए, है ना, बहुत ही रेयर मैं पसंद करता हूँ। बट उस समय ऐसी रही होगी परिस्थिति जिसमें कि हमें जाने के लिए मैंने सलाह दी, उस सलाह को भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर ये सलाह और किसी को भी दी है मैंने, तो उन्हें सलाह ये नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, फैमिली की बात आ जाती है। हाँ, ऑब्वियसली हम हर चीज से थोड़ा सा डरते हैं, स्पेशली हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, बट इसे कहते हैं निग्लेक्ट। इसे हम डेंटल निग्लेक्ट की परिभाषा में लेते हैं कि परामर्श होने के बाद बताया गया ट्रीटमेंट अगर किन्हीं कारणों से पेरेंट्स नहीं ले रहे हैं, तो उसे निग्लिजेंस के दायरे में लिया जाता है ना। तो एक तो ये आपकी बात हो गई। फिर उसके बाद जब हमने फर्स्ट टाइम फ्लोराइड वार्निश इनको करके दिया था, और फिर ट्रीटमेंट ड्रॉप हो गया था, आपका कहना था कि 8-9 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं हुआ था।
फिर उसके बाद इसको प्रॉब्लम हुआ, दर्द पैन होने लगा, तो फिर हम लोगों ने दूसरे ये 2018 की बात है शायद, हाँ। अक्टूबर महीने की बात है, 2018। 5-6 महीने। तो फिर आपने कौन से डॉक्टर के पास, क्या स्पेशलिटी थी उनकी जिनके पास आपने? मैं उनके यहाँ, उसको पैन तो बहुत ज्यादा हुआ, मगर ये था कि मैं मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे थे उस चीज को कि हाँ मुझे आपके पास आना था। तो इसलिए मैं उनके यहाँ गई, तो दर्द तो उसको इतना होता था कि हम लोगों को बहुत ज्यादा वो होता था। मगर शायद आपको बाहर बिठाया गया और हाँ, फिर मतलब बच्चों मीन्स हम लोग बाहर बैठते थे और ये अंदर चिल्लाता था, तो बहुत वो होता था। तो मगर अब करवाना तो था ही, इसलिए कि उसका पैन बढ़ रहा था और उसके मसूड़े पे भी वो मतलब कुछ होने लगा था, ऐसे फूलने टाइप के मसूड़े फूलने लगे थे। करवाना तो जरूरी था। जी, यहाँ मैं एक चीज और बोल दूं कि जैसा मैडम और सर की हिचक रही कि ट्रीटमेंट सलाह मिलने के बाद किसी और डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा, तो ये मेरे लिए एक तरीके से मेरा ड्रॉबैक कह सकते हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को कि मैं इतना कॉन्फिडेंस उस समय आपके अंदर नहीं डाल पाया, या इस तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं करा उस समय कि आप पलट के मुझे एक बार फोन भी नहीं कर पाए, है ना। तो ये मेरा ड्रॉबैक है, मैंने यहाँ से लर्निंग ली है। तो इसके बाद अब रेगुलरली हम लोग हमारे ड्रॉप डाउन पेशेंट्स को एक बार 2 बार कॉल जरूर करते हैं। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि डॉक्टर साहब जबरदस्ती या इंटेंशनल ट्रीटमेंट कराने के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना समझें, ऐसी गरज वाली बात ना समझे पेरेंट्स जो भी सुन रहे हैं। ये हमारा एक प्रोटोकॉल है, ये एक जिम्मेदारी है, एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होने के नाते जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें ये चीज की समझ है कि कोई प्रॉब्लम अगर हुई है बच्चों को तो वो बुखार जैसा नहीं है कि समहाउ कहीं ना कहीं 3-4 दिन बाद वायरल इन्फेक्शन जैसा खत्म हो जाए। ये इरिवर्सिबल प्रॉब्लम्स हैं, ये वापस अपने आप ठीक नहीं होती हैं। तो या तो वो कहीं और ट्रीटमेंट कराएगा, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस उधेड़ धूम में वो भटकता रहता है और बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और वही आपके साथ भी हुआ। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि आप किसी दूसरे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास गए, जनरल डेंटिस्ट के पास नहीं गए। एक समझ तो हम आपको उस टाइम पे डाल पाए कि बच्चों के डेंटिस्ट अलग होते हैं। तो इसी बात पे मैं सभी लिसनर्स को भी बोलूंगा कि बच्चों के डेंटिस्ट जो है, बैचलर्स के बाद 3 साल की एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, जिसमें बच्चों के साथ काम करना, एक ग्रोइंग डेवलपिंग चाइल्ड में काम करना, दूध के दांतों की बनावट अलग होती है, उनकी संख्या अलग होती है, बहुत सारी चीजें फर्क पड़ती हैं। तो उन सबके साथ हमें 3 साल की एक बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद हम प्रैक्टिस में आते हैं। तो ये एक स्पेशलाइजेशन को भी हमें पहचान देनी है। पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और सही तरीके से सलाह ना मिलने के कारण, या निगेटिव रिइंफोर्समेंट बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, दूध के दांत चले जाएंगे। तो ये चीजों को हम क्रिटिसाइज करें एज ए पेरेंट, आपने भी बात समझनी चाहिए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सभी बाकी पेरेंट्स को भी ये देना है कि एटलीस्ट आप एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के ओपिनियन लीजिए। अगर किसी को आसपास नहीं मिलता है तो आप हमें संपर्क करिए, हम हर शहर में कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में आपको वो अच्छा डेंटिस्ट बताने की, जिसमें कि आपको वहां पे और उस सेंटर पे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम बोल सकते हैं। हाँ, वहां जो ट्रीटमेंट हुआ और यहाँ जो आज की तारीख में हमने 3 दिनों में जो ट्रीटमेंट फिनिश करके दिया, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या वो फर्क है, क्योंकि हर पेरेंट का एक सवाल होता है, एक हिचक होती है कि बच्चे कराएंगे कैसे ट्रीटमेंट, इतने छोटे बच्चे कैसे इतना ट्रीटमेंट कराएंगे। जब बड़ों को डेंटल चेयर पे बैठने में डर लगता है, बड़ों को रूट कैनाल जैसा शब्द सुनने में डर लगता है, तो बच्चों की क्या स्थिति होगी। तो एक माँ और एक फादर होने के नाते ये बड़ा विचलित करने वाला सवाल है सभी के लिए, ऐसा नहीं मेरे लिए भी है। शायद अगर मेरा बच्चा भी उस सिचुएशन में आए तो मैं भी एक बार को डरूंगा, संकोच करूंगा। लेकिन कैसा ट्रीटमेंट का फर्क यहाँ और वहां रहा, हम सीधा सीधा ये पूछना चाहते हैं कि बच्चों को हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं आपकी भाषा में, क्योंकि नहीं वो तो है कि नोटिस तो किया, क्योंकि सिर्फ 3 दिन के अंदर उनका कितनी अच्छी कंडीशन हो गई है। अगर आप दिखाएं तो पुराना फोटो और अभी का फोटो देखें तो पता चलता है। और दूसरी बात है कि वो बिल्कुल रोए नहीं, वो हमें उसी की टेंशन थी, क्योंकि पिछली बार जो 2 साल पहले हुआ था इनके रोना के कारण ही आपने वो हॉस्पिटलाइजेशन, उसकी समझ बाहर की चीजों के लिए अलग होती है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी के स्टेजेस में हम पढ़ते हैं। देखिए एक चीज और हमें यहाँ पे अलग करती है, अगर हमारे पास 1 साल का बच्चा आएगा, 2 साल का बच्चा आएगा, 3 साल का, या उसकी लर्निंग एबिलिटीज हम समझते हैं कि बच्चा क्लिनिक में कैसे चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है।
तो उस हिसाब से बच्चे का बिहेवियर क्लासिफाई किया जाता है, उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी की डेवलपमेंटल स्टेज असिस्ट की जाती है और उसी के हिसाब से उनसे उस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। तो 3 साल से ऊपर के बच्चे अपना अच्छा बुरा समझाने पे समझते हैं। 3 साल से छोटे बच्चे आमतौर पे वो सारी चीजें नहीं समझते हैं, उन्हें डर रहता है, उन्हें प्यार की जरूरत है, उन्हें एक अच्छे टच की जरूरत है, उन्हें केयर की जरूरत है, उन्हें एक एंगेजमेंट की जरूरत है, जिसके लिए हम यहाँ पे टेलीविजन पे उनके पसंदीदा कार्टून्स भी प्ले कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने दोनों ही बच्चों के साथ देखी। हमने एक चीज और यहाँ पे करी, हमने मॉडलिंग करी। हमने सबसे पहले बड़े बच्चे को लिया जो कि हमें पता है कि अच्छा कॉपरेट करेगा और उनका ट्रीटमेंट हमने फिनिश किया और वही ट्रीटमेंट में हमने छोटे बच्चे को भी आपके साइड बाय साइड रखा, आप दोनों को भी चैम्बर में अलाउ किया। ये भी एक अलग चीज हमें करती है, हर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कोशिश करता है कि पेरेंट्स की प्रेजेंस में हो और हमारे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम तो ट्रीटमेंट कर ही रहे, हमारे साथ और 4 आंखें हमें देख रही हैं, तो हम कॉन्शियस हो जाते थे। कॉन्शियसनेस लेवल को भी ओवरकम करना हमारी एक्सपीरियंस से ही डेवलप होता है। देखिए, कोई किसी का काम कर रहा है और उसको कोई नजर से देख रहा है तो एक हिचक रहती है, वो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीजों के साथ बड़ी कंसंट्रेशन के साथ बच्चों को बहुत ही एक तरीके से संजो के पूरा ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ, बच्चे का एक्सपीरियंस इधर उधर हुआ, पेरेंट्स को ऐसा डर लगा कुछ, तो पूरा खेल वहीं खत्म हो जाता है। फिर या तो नए सिरे से शुरू करें या फिर कोई और ट्रीटमेंट ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात छोटे वाले के लिए हमें ज्यादा डर था, क्योंकि छोटा वाला आज उस एज में है जो 2 साल पहले मेरा बड़ा वाला था। तो उसके कारण तो कितनी प्रॉब्लम आई, तो हमें लगा कि छोटा वाला करवा पाएगा कि नहीं छोटे वाले बेटे के लिए, इसलिए हमें ज्यादा डर था उसके लिए। जी मैम, अब हम ये बात करेंगे मेनली जो एक और बात आती है यहाँ पे कि बड़े बच्चे को प्रॉब्लम थी और मेरे हिसाब से आपको हमारे 2-2.5 साल से सारे मैसेजेस मिलते आ रहे हैं जो कि हम हमारे हर पेरेंट्स को भेजते हैं। और सभी मेरे पेरेंट्स जो अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को, आगे सुनेंगे, उनको बोलूंगा कि व्हाट्सएप मैसेज को जरूर देखें। उसमें हम बहुत मेहनत करके आपके बच्चों को आपकी उसकी एज के हिसाब से उसमें एंटिसिपेटरी गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं और सारी वर्ल्ड क्लास और अच्छी गाइडलाइंस जो इंटरनेशनली होती हैं उन्हीं को फॉर्मुलेट करके और कई बार तो सीधे सीधे उन्हीं को ही शेयर किया जाता है। तो आपको मैसेज भी मिलते रहे, आपको मेरे बारे में पता भी था, सब कुछ था, फिर भी हमारे छोटे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम्स हुई और बड़े बच्चे से ज्यादा हुई। उसके हम कारण आपसे थोड़े से लिस्टिंग करेंगे जो कि हमने अभी तक बात करी। सबसे पहला आपने हमें बताया था कि दोनों अपना भोजन शेयर करते हैं, ब्रश शेयर करते हैं दोनों, कोई भी चीज जैसे पानी आधा गिलास लिया है ना, ऐसा ही कुछ था, तो आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, दोनों ब्रश शेयर करते हैं और खाने में भी जैसे स्पून है तो एक से ही, नहीं तो फिर जिद के नहीं डैडी उसी से खाऊंगा। तो और एज भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर दोनों मतलब मुझे करना पड़ता है उनके साथ। तो यही सब उनकी शेयरिंग तो इसको हम सलाइवा शेयर बोलते हैं, है ना, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट है जो कि अर्ली चाइल्डहुड कैरीज के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे लार के थ्रू ही फैलता है ना। तो ये सबसे ज्यादा देखा गया माँ और बच्चे के बीच में कोरिलेशन। इसको विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी के नाम से भी साइंस में दिया, आप गूगल पे या कहीं पे भी इस बारे में और जानकारी पढ़ सकते हैं। ऐसी भी स्टडीज है, कहा गया है कि 90% चांसेस बढ़ जाते हैं अगर बड़े बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है तो छोटे बच्चे में होने की, अगर अननोटिस्ड हम जाते हैं तो ये चीज हमारे वो लिसनर्स को भी सुननी है जिनके बड़े बच्चों का ट्रीटमेंट हो चुका है या हाल फिलहाल उनको बड़े बच्चों को प्रॉब्लम है, तो छोटे बच्चे के लिए जरूर आप चिंता करें। और पिछले 5-6 साल में जो ट्रेंड देखने में आया है ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है। बच्चे बहुत छोटी छोटी लंबे समय की हिस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, मतलब कुछ महीनों की हिस्ट्री में ही सारे दांत उनके कैविटेटेड हो रहे हैं। स्पेशली जो फ्रीक्वेंट स्नैकिंग्स बढ़ी हैं, नाइट टाइम ब्रश नहीं करते हैं और बहुत सारी जो चर्चाएं हैं और जो दूसरे वीडियोस में भी हमने बात करी उस वजह से। तो एक तो सलाइवा शेयर की बात हो गई है ना। बड़े बच्चे के साथ बॉटल फीड का भी एक इशू था, उस बारे में थोड़ा मुझे बताएं। हाँ, क्या आपकी प्रेगनेंसी के बाद फीडिंग हुई, उसकी ब्रेस्ट फीड आप करा पाए? हाँ, 3 महीने करवाई, उसके बाद इसने छोड़ दिया। 3 महीने के बाद आप फीड नहीं करा पाए, फिर आपने बॉटल पे शुरू कर दिया? बॉटल शुरू कर दिया, फिर इसका करीब 4 साल करीब बॉटल चला। 4 साल की एज तक आपने बॉटल फीड कराया। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, क्या मिल्क में शुगर मिलाई गई? हाँ जी, बिल्कुल, है ना, शुगर एक बड़ा कारण है। दूसरी बात, शुगर भी बहुत ज्यादा, मतलब ये वो पीता ही नहीं था कम शुगर, तो ज्यादा ही पीना पड़ता।
दूसरा मेरा जो सवाल है कि क्या रात में भी सोते वक्त भी ये दूध बॉटल से पीते थे? हाँ बिल्कुल। बॉटल इन्होंने जब छोड़ी और आज भी आप बताते हैं कि इनका मैक्सिमम जो बड़े बच्चे का डाइट है वो मिल्क ही है। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है कि जैसे जैसे ये 2-2.5 साल की एज में थे, जब इनको चबाना था, जब इन्हें कोर्स फूड लेना था, जो काटने चबाने वाले फूड, जो हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड के बीच में आते हैं, वो तो दांत थे नहीं। तो दांत ना होने की वजह से वो चबा नहीं पाए, तो उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या था? जो अपनी पुरानी चीज थी, बॉटल फीड उनके लिए एक याद बनी हुई थी, जो कि 4 साल तक आपने कंटिन्यू करी, और उन्हें ही उसने बहुत सीधा और सरल रास्ता समझा अपनी भूख मिटाने का, और वो आदत आज भी बनी हुई है। ठीक है, आज भी आपका कहना है कि सुबह 5 बजे 4 बजे उठते हैं तो आपको गिलास भर दूध इनको देना पड़ता है, और ये फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तो ये जो सोने के टाइम पे जो फीडिंग है, इसको बोलते हैं फीडिंग एट स्लीप टाइम। इसके ऊपर बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, मैं रिसेंटली डिस्क्रिप्शन में कहीं शेयर करूंगा, या आप लोगों से आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे मेरे थ्रू। उस स्टडी में ये बोला गया है कि अगर बच्चा सोने के 20 मिनट पहले भी अगर कुछ खाता है और सो जाता है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन, तो कैविटीज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रात में अगर फीड कराई, इवन ब्रेस्ट फीड भी अगर 2 साल के बाद आप रात में दे रहे हैं तो भी वो खतरनाक है ना। ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे उन्होंने बॉटल फीड भी नहीं कराया, कोई चॉकलेट्स नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फीडिंग एट स्लीप टाइम। ठीक है, 4 साल तक फीड भी कराया एक मदर ने, तो खरगोन से आए थे वो मैडम, तो वहां सिर्फ वही कंडीशन थी। तो ये चीज भी है। तो फीडिंग में भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। बॉटल फीड अगर कोई बच्चा कर रहा है तो स्पेशली वो फोर्स देके हमसे जरूर कांटेक्ट करें, कैसे छोड़ना है, क्या दुष्प्रभाव है, वो सब बातें हम उनको जरूर बताएंगे। तो इन शॉर्ट अब हम इसको कंपाइल करें, एक 2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा आपका और हमारा, कहीं हम कनेक्टेड थे, कहीं कनेक्टेड नहीं थे। आज जब हम 8 दिन पहले आप आए थे और विदाउट अपॉइंटमेंट आए थे, है ना, कि इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम के साथ आए थे, आपको आना ही पड़ा, तो क्या सोच के आप वापस आए? मैं वो एक जरूर चीज आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस आपकी रही हो कि अब तो हमें जाना पड़ेगा? 2 साल तक हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होता है, इसीलिए हम ये पॉइंट को डिस्कस भी करना चाहते हैं। आपका ट्रीटमेंट का तरीका बहुत अच्छा था, हमारे कॉस्टली के कारण नहीं आई थी। आपने क्या कोई रिव्यूज हमारे वापस से पढ़े या कहीं कुछ और ऐसी जानकारी मिली जिससे कि आपको एक किक मिली कि यार अब तो चलना चाहिए, या फिर बच्चों के लिए ज्यादा हितकारी होगा? क्या ऐसा डिसीजन? नहीं, जब आपका मतलब जो हैंडल करने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा था, मगर वो उसमें 2 साल पुराना जो हमारा एक्सपीरियंस था वो भी था ही हमारे पास, क्योंकि वो फ्लोराइड आपने जो किया था उसका बड़े वाले का, और उसका हमने इफेक्ट कम से कम 6-7 महीने तक हमें दिखा। तो मैंने सोचा था कि इस बार पूरा ही ट्रीटमेंट आपसे कराएं, क्योंकि वो हैंडल करने का तरीका जैसे इन्होंने बोला कि वो तो है ही आपका। कोशिश पूरी होती है कि बच्चों को हम उतना कंफर्टेबली हैंडल करें। नहीं, और अभी ये कि हम लोग मतलब इतना ज्यादा खुश हैं कि इसलिए कि उन लोग रोए नहीं। सबसे बड़ी बात तो बच्चे को रोते नहीं देख सकते, रोते हुए हम नहीं देख। और वो हमेशा से इतना ज्यादा मतलब रहा है, एडमिट रहा, बीमार, मतलब हमेशा तबीयत खराब रही बड़े वाले बेटे की, तो इसलिए मैं उसकी क्या उसको बहुत ज्यादा सिरप्स और दवाइयां भी चली होंगी? हाँ, उसको टाइफाइड तो करीब 2 साल से इतना ज्यादा रिपीट हुआ कि वो हमेशा एडमिट ही रहता था। बस 2-3 महीने में, फिर 2-3 महीने में हमेशा एडमिट रहता था। छोटे बेटे के साथ नहीं था, हमारा एक्चुअल में क्या डिफरेंस कम था उनमें, तो वो जल्दी आया तो उसकी केयर नहीं हो पाई। वो 2 साल का था और दूसरा बेबी हो गया था, तो वो इतनी तरीके से उसको इतना केयर नहीं किया, तो फिर वो बहुत ज्यादा मतलब वीक रहा। और यहाँ पे मैं चर्चा में और एक चीज लाऊंगा हमारे लिसनर्स के लिए, कि हम बच्चों को स्पेशल चाइल्ड या जो बच्चे मेडिकली थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज कहने का मतलब चैलेंज या हैंडीकैप से नहीं है मेरा, जिन बच्चों को रेगुलर मेडिसिन की आवश्यकता पड़ी हो, जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो, हमारा यहाँ पे सिर्फ मतलब वो मेडिसिन है जो सिरप फॉर्म में बच्चों को दी जाती है। स्पेशली जो सिरप में जो सस्पेंशन होता है वो शक्कर ही होती है। तो शक्कर अगेन हमारे वहां दवाइयों से आती है, और कई बार ऐसा होता है, और शायद लिसनर्स भी ये चीज सुन रहे होंगे, कि आखिरी जो डोज है वो हमें सोते समय याद आता है कि बच्चे की दवाई भूल गए। तो बच्चा सोता है, उसको जरा सा उठाया, हमने दवाई पिलाई, वो फिर वापस से हमने उसको पुचकार के सुला दिया। तो वो शक्कर पूरी रात अपना काम करती है, दांतों को सड़न करती है ना। तो ये भी मैं सभी लिसनर्स को बोलूंगा, जिन बच्चों को रेगुलरली बहुत लंबी दवाइयां चली है, उन्हें भी जल्दी से जल्दी आके मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। कहीं भी हो, अपने आसपास ढूंढी,
पीडियाट्रिक डेंटिस्ट मिलेंगे। गूगल करिए आप, सिर्फ लिखिए बच्चों के डेंटिस्ट या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या किड्स डेंटिस्ट, उनकी डिग्री देखिए, वो स्पष्ट मेंशन करते हैं आजकल, और हम बहुत अच्छे से अपनी चीजों को रख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपको हम सब मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, सारी चीजें हैं। एक मैसेज कि हमें बच्चों के लिए ये नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, करीबन पिछले साल ही 40 केसेस हमने शॉर्ट लिस्ट करे जो आए, बड़े कॉन्फिडेंस से आए, बात करी, मैक्सिमम को हमने फ्लोराइड दिया और फ्लोराइड के बाद उनका आना नहीं हुआ। कुछ पेशेंट दूर के थे तो शायद नहीं आए, कुछ पेशेंट्स को शायद जाने के बाद किसी ने डिमोटिवेट किया या उनको काउंसिल किया या व्हाटएवर मे बी द रीजन, या एक मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं हम लोग, हम हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम बाकी सभी व्यवस्थाओं को आज भी तो कल वापस जुटा लेंगे, भूकंप आएगा हम हर चीज वापस बना लेंगे, लेकिन हेल्थ जाएगी हम वापस नहीं बना पाएंगे। दांत सड़ेंगे हम वापस नेचुरली इसको नहीं कर पाएंगे, मेरी लिमिट के भी बाहर है, अभी जो डेवलप्ड साइंस है उसकी लिमिट के भी बाहर है, और अगर पॉसिबल हुआ भी भविष्य में तो हो सकता है वो सबकी पॉकेट में ना हो कि एक नया दांत रिजनरेशन हो जाए। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, करने को सब है, लेकिन वो आपको बच जाए। सिंपल सी कार्डियक प्रॉब्लम एक बार हुई, रिवर्ट होती है क्या? डायबिटीज एक बार हुई, किसी की वापस हुई क्या खत्म? हाइपरटेंशन किसी को हुआ, किसी की वापस हुई क्या? अगर हुई भी है तो उसने अपनी लाइफस्टाइल में बहुत कुछ बदलाव किया, अपना बहुत कुछ बदला है, अपना काम बदला, अपना रहन सहन बदला है, बहुत सारी चीजों को छोड़ा है, तब जाके वो चीज नेचुरली कंट्रोल में आई है उसी को, है ना। तो ये सामाजिक ताने बाने में रहते हुए हमारे लिए साधु संत बनना इजी नहीं है, तो हमें अपनी चीजों को बचा के भी रखना है और बाकी चीजों को भी जोड़ के रखना है। इन शॉर्ट, हेल्दी रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बच्चों के दांतों की केयर हम प्रेगनेंसी से करने की बात बोलते हैं, हम लोग उस टाइम पे काउंसलिंग करते हैं, हम मदर को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन चीजों को ध्यान में दिया जाए जो आने वाले बच्चे के लिए जरूरी है, और वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। और ये हमेशा ध्यान रखें कि ये प्रॉब्लम 100% प्रिवेंटेबल है, इन सब से हम बच सकते हैं, एक्सक्लूडिंग जन्मजात कोई विकृति हो या कोई ऐसी चीज जो चोट लगने से या टकराने से हो। तो एज ए मदर मैं एक शॉर्ट उन मदर के लिए मैसेज दूंगा शायद जो कि ड्रॉप आउट केसेस हैं, जो एक दो बार सलाह लेके जा चुके हैं और फिर ठंडे बस्ते में चीजें चली गई हैं, तो उनके लिए एक मैसेज तो है जो मैंने किया है वो मैं चाहूंगी कि वास्तव में ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसके बाद इन दोनों को प्रॉब्लम हुई जिससे उनको दर्द होता था, तो हम लोगों को भी दिक्कत होती थी कि दर्द हो रहा है तो पेन किलर दे रहे हैं कि कुछ दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि पूरा ट्रीटमेंट ही लें, जब भी आए तो पूरे तरह से ट्रीटमेंट लें, तभी वो आप फ्लोराइड लगवाएंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। 4-5 महीने तक ही रिलीफ रहेगा, उसके बाद रिपीट वही कंडीशन होगी, तो पूरा ट्रीटमेंट लें वो ज्यादा बेस्ट है। चलिए, यहाँ मैं ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री को उसकी पहचान मिले, जितने भी प्रैक्टिशनर जो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, उनके पेशेंट को सम्मान मिले और ये चीज मिले कि हाँ, बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट हैं। हम बच्चों को बुखार आता है, हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, हमारे पास पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स भी हैं, हमारे पास पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे पास हर वो चीज है, तो डेंटिस्ट्री में भी अब हैं। तो कहीं पे भी अपने आसपास को सर्च करें, अपनी पसंद से जाएं, लेकिन जाएं बच्चों के लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाएं, ठीक है सर। एज ए पार्ट ऑफ फादर, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें देखनी होती है, तो आप और हमारा जो एक कम्युनिकेशन रहा, जिसमें कि हमने दोनों ने पर्सनली भी बात करी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द चार्जेस, ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था हर चीज से जुड़ी हुई है, उसके बिना कोई गाड़ी किसी की नहीं चलती, तो कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई चीज तो कोट करनी होती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि चार्जेस अगर हायर पॉइंट पे लगते भी हैं तो उनके जो चीजें हैं उसमें हम लोग हर वो प्रोडक्ट इंटरनेशनली यूज कर रहे हैं, हम लोग ग्लास आइनोमर कैप्सुलेटेड सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम उस टाइम से यूज कर रहे हैं जब ये इंडिया में इंपोर्ट होता था और बड़ी मुश्किल से होता था। आज भी हम बहुत आगे हैं इन चीजों को यूज करने में। कैप्सूल से हमें लॉन्गिटिविटी मिलती है, फिलिंग्स नहीं निकलती है और आपका जो लगाया हुआ पैसा है वो लंबे समय तक आपको रिवर्ट करता है। नहीं तो फिलिंग कराई और निकल गई, फिलिंग कराई और निकल गई। कई पेरेंट्स बोलते सर हमने ट्रीटमेंट कराया था पर वो निकल जाता है, लगाया था निकल जाता है, तो उनको एक नेगेटिव कंसेप्ट बन जाता है यार कि कराने का कोई मतलब नहीं है। बट हमने यहाँ वो चीज को बोला है कि सही तरीके से कैसे हो।
आप और हमने ये भी समझा है कि हर वो चीज को मैंने डिटेल आपको समझाया। भले वो फ्लोराइड वार्निश का हम जो यूज करते हैं फ्रॉम जीसी अमेरिका, कैप्सूल हम यूज करते हैं एसडीआई ऑस्ट्रेलिया का, और भी बहुत सारी चीजें जो हम यूज करते हैं। कोई भी आके हमसे उस प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकता है, वो कितने अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं। तो जब हम कोई क्लास चीजें यूज करते हैं तो ऑब्वियसली एक 21 होता ही है, ये मैं मानता हूं कि 21 होता ही है, लेकिन खराब चीज लेने से बेटर है कि थोड़ी सी अपन एक अच्छी चीज लें। और आपके केस में तो मैंने जितना हो सका उतने मैंने अपनी तरफ से किया आपको पूरा कंफर्ट फील कराने के लिए। तो कोई भी अगर फादर इस टॉपिक पे अगर अटका हुआ है अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, खर्चे की बात सोच के हमने जो भुगता है वो तो नहीं भुगतना चाहिए। मतलब खर्चा एक बार करवाने से, बार बार करवाने से अच्छा है कि एक ही बार जो हो रहा है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे को, हमारे बच्चों को तकलीफ भी बहुत ज्यादा हुई दूसरी जगह करवाने पे। खर्चा कम था लेकिन फिर वापस वही प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो और आकर एक बार मिले, इससे अच्छा है कि अपन एक बार में सही। और जो आपने जैसा बताया वो कैप्सूल वाला या फ्लोराइड वाला वो वाकई वर्ल्ड लेवल है। मतलब ये तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई आपका प्रचार करने के लिए बोल रहा हूँ। वाकई, क्योंकि हमारे फादर तक भी बोल रहे थे कि क्या आप बड़ों का करते हैं क्या, वो तो इनका नहीं, हम बड़ों का नहीं करते हैं हम। हाँ, पर हम पूरी फैमिली के लिए एक सलाह जरूर रख सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो अपनी अपनी स्पेशलिस्ट में काम करते हैं, तो हम जरूर सलाह देंगे। बाकी अब सेटिस्फेक्शन तो पूरा 100% है। मैं एक चीज, क्या चीजें वाकई में महंगी हैं अगर हम हर चीज को तोलें, क्वालिटी को तोलें और बार बार जो ट्रीटमेंट आपने बाहर करवाया उसको तोलें, तो क्या चीजें वाकई में कॉस्टली हैं? नहीं, बल्कि बहुत कहना चाहिए कि अगर कंपेयर किया जाए कि वहाँ कितनी बार अगर वाकई में इनका इलाज फिर से मैं वहीं जाके करवाता, तो कंपेयर किया जाए तो ये सस्ता पड़ रहा है हमें, बजाय उसकी वहां बार बार जाने। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को तकलीफ वहां ज्यादा हुई, तो यहाँ इतना अच्छे से हुआ कि इसने या बड़े वाले ने, किसी ने भी कोई तकलीफ नहीं हुई उनको, बिल्कुल रोए नहीं, बढ़ के हंस के टीवी देखते हुए उन्होंने अपना इलाज कराया। देखिए, हम यहाँ एक चीज और डिस्कस करें। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जयपुर में, और बहुत अच्छी मैडम है डॉक्टर खेर बॉम्बे में, जिनको हम लोग बहुत गुरु आदर समझते हैं। उन्होंने चीज हमें समझाई कि हम माई चाइल्ड प्रिंसिपल जरूर फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोफेशन के बाद हम कहीं ना कहीं, मैं भी एक फादर हूँ 2 बच्चों का, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, उनको भी कोई चीज तकलीफ होती है तो मुझे भी उतना ही लगता है। तो हम सब जो आज पैन इंडिया सारे डॉक्टर्स पीडियाट्रिक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, तो सबका कहीं ना कहीं एक ही मानना है, माई चाइल्ड प्रिंसिपल फॉलो करें। उससे आप पेरेंट्स को वो कंफर्ट फील करा सकेंगे कि एक पेरेंट कैसे सोचेगा। देखिए, और इसका वर्णन तो आयुर्वेद में भी किया गया है कि पेशेंट को पुत्रवत प्रेम करें। ठीक है, बच्चे को जैसा कर सकते हैं। तो माई चाइल्ड प्रिंसिपल नया नहीं है, ये सदियों पुराना आयुर्वेद में दिया हुआ है, इसके बारे में बकायदा श्लोक है सुश्रुत संहिता में। तो वो चीज है, जब हम इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं तो हम चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, या चाह के भी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि यार चलो ठीक है, ट्रीटमेंट तो करना है, अभी पेमेंट लो, पैसा लो, आगे बढ़ो। नहीं, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर में मैंने हमेशा पिछले 12 साल में एक ही कोशिश करी है, और शायद वो कोशिश का ही नतीजा है कि अब लोग मुझे समझ रहे हैं, और बाकी लोग भी जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं उनको समझ रहे हैं, क्योंकि काफी समय दिया है इन चीजों को स्टैब्लिश होने में, करने में। रास्ता डिफिकल्ट नहीं था, शुरू में तो पेरेंट्स को फोन कर करके बोलना पड़ता था, और आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, SMS सिस्टम चलता था उस टाइम पे। तो ये सारी चीजों को लें, बिल्कुल भी हिचक ना करें, समझे यू आर मोस्ट वेलकम। क्लिनिक का एक ही ऑब्जेक्टिव है, हर बच्चे का डेंटल ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड के साथ होना ही चाहिए, है ना। तो इसी के साथ हम चर्चा खत्म करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, स्पेशली इस तरह से जब हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं। और हाल ही हमने ये सीरीज शुरू करी है जहां पे हमने छोटी छोटी बातों को लिया है, हमने वो माइन्यूट स्टडीज ऑब्जर्वेशन किए हैं कि पेरेंट्स को क्या फील होता है एक बच्चे के डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, क्या क्या वो अड़चने हैं। तो उन सभी मुद्दों पे हम इस तरह से चर्चा करते हैं। इसके पहले भी बहुत सारी अपलोडेड है यूट्यूब पे वीडियो, वो भी आप देखिएगा और लोगों को शेयर करिए, है ना। कोशिश करिए कि लोगों को इस तरह से सही सलाह आप दें, है ना। ठीक है, थैंक यू।